साथियों नमस्कार। श्रीकांत। आज हम लोगों का लेक्चर रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम राज्य पढ़ रहे हैं, द स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे थिंकर्स ने अपने अपने विचार दिए हैं, सुझाव दिए हैं, लेकिन मूल जो उसकी एक प्रकार से हमने इसके पहले वाले क्लास में जो एक पूरा ग्राफ बनाया था कि क्या क्या हमको स्टेट में राज्य में पढ़ना है। तो राज्य में हम लोगों ने जैसे शुरू में पढ़ लिया था कि राज्य क्या है, कैसे बनता है, उसका निर्माण क्या होता है, किन किन चीजों से मिलकर वो बनता है, और तमाम सारी जो चीजें थी उसको हमने देखा था। अब उसी का नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर क्या, दूसरी क्लास है। तो हम लोगों ने उस दिन राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत देख लिया था और बल का सिद्धांत देख लिया था। दोनों को मैंने बताया था कुछ बहुत विशेष अंतर नहीं है, दोनों लगभग एक दूसरे के पूरक हैं। दैवीय सिद्धांत और बल के सिद्धांत में बस एक अंतर रहता है कि बल के सिद्धांत में राजा को बलपूर्वक सत्ता लेनी पड़ती है, सीधी सी बात है। राज्य के दैवीय सिद्धांत में जो आपके दरबारी रहते हैं, जो प्रमुख उस समय के आपके आगे पीछे लिखने वाले रहते हैं, वो इस बात को लिखते हैं कि नहीं नहीं, राजा देवत्व का अंश है, यानी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, इस तरह से बात की जाती है। जैसे मैंने बताया भी था कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में, जैसे इवन की बौद्ध धर्म के दीघ निकाय में बताया गया है। चाणक्य भी बताता है कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए। यानी कि उसको कुल मिला के इस तरह से एक प्रकार से बताना कि राजा के विरोध में कोई ऐसा विरोध ना हो, या सत्ता को कोई ऐसी समस्या ना हो जिससे कि हर समय संकट उत्पन्न रहे। तो कुल मिला के राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, और बल के सिद्धांत में सिर्फ सत्ता जो ली जाती है वो बलपूर्वक ली जाती है। वहां पे ईश्वर का, देव का कुछ भी यानी कि मतलब नहीं रह जाता है। सीधे सीधे मानव के विशेष पे बल दिया जाता है। एक बार में अगर मैं कहूं बल के सिद्धांत में, यहाँ पे समझा रहा हूं, बल का जो सिद्धांत होता है उसका मेन मोटो ये होता है, यानी कि जो उसमें बताया गया है बल के सिद्धांत में, कि जो है मनुष्य ही है, मानव शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, मानव शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और मानव अपने शक्ति के बल पे सत्ता हासिल करता है, उसमें किसी दूसरी बाह्य शक्ति का हाथ नहीं है। कुल मिला के जैसे कि दैवी शक्ति में ये कहा जाता है कि नहीं, ईश्वर का हाथ है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। बल का सिद्धांत में सिर्फ एक सी बात समझ लीजिए कि मनुष्य की श्रेष्ठता ही, मनुष्य की शक्ति ही बल के सिद्धांत को पूर्ण करती है, और कुछ भी नहीं। यानी कि मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव ही सर्वे सर्वा है। मनुष्य जो अपनी शक्ति के बल पे ले ले, राज्य को ग्रहण कर ले, जो जिसको मार के ले ले सत्ता, वो ठीक है, वहां पे इंदु किंतु परंतु का स्थान नहीं बचता है। तो वो हो गया था। फिर बहुत सारे थिंकर्स, मैंने बताया था कि बल का सिद्धांत धीरे धीरे मध्य युग में आते आते जो स्थिति थी, खास करके राज्य और चर्च के बीच में, अगर यूरोपीय संदर्भ में देखें, क्योंकि अगर इतिहास और राजनीति विज्ञान अगर देखेंगे तो वो उसी कालखंड में आपको लेके चलेंगे। मध्य युग के किसी भी ऐसे दूसरे देश या राज्य के विषय में ज्यादा बातें नहीं की गई हैं जितनी कि वहां के विषय में की गई। यानी कि यूरोप के विषय में सर्वे सर्वा यूरोप ही था, पूरे विश्व को, या ये कह सकते हैं वहीं पे धीरे धीरे लोकतंत्र का जन्म हो रहा था। जैसे मैंने बताया था कि इंग्लैंड में लोकतंत्र इसलिए नहीं जन्मा कि इंग्लैंड जो है सबसे शक्तिशाली था या पावरफुल था या कुछ ऐसा था, नहीं, वहां की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती चली जा रही थी, और जो उसका सामाजिक परिवेश था, जो उसका उन्नतीकरण था, वो लोकतंत्र के लिए धीरे धीरे माहौल तैयार कर दिया था। यानी कि इंग्लैंड में लोकतंत्र एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, जो बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, जो बहुत अपने कलम से क्रांति ला दी है, उन लोगों ने जो है एक ऐसा वहां पे माहौल तैयार कर दिया। देखिए, कोई भी क्रांति सिर्फ तलवार उठा के नहीं हो सकती है। कोई भी आंदोलन ये नहीं कि हम भीड़ इकट्ठा कर लिए, चलो आंदोलन हो गया, ऐसे आंदोलन नहीं होता, ना क्रांति होती। क्रांति आने के पहले उसकी पृष्ठभूमि बनने लगती है, सीधी सी बात है। लोकतंत्र की क्रांति कह सकते हैं यूरोप में इसीलिए आई क्योंकि वहां पे तमाम सारे दार्शनिक उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी कलम की शक्ति से जो है लोगों के विचारों को बदला। जो प्रवाह बह रही थी, जो धारा बह रही थी, शक्ति की धारा बह रही थी,
खून की धारा यानी कि शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और शक्ति के बल पे राज्य प्राप्त किया जा सकता है, उस विचारधारा को बदलने का काम उन दार्शनिकों ने किया। इसीलिए यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत होती है। अब आप सोचिए, पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत होने के बावजूद भी लोकतंत्र को ठीक ठाक आने में लगभग 150 से 200 साल लग गए। पूर्णतः लोकतंत्र तो हमें लगता है कि पिछले 70-80-100 सालों से ही हमको, अगर आप देखेंगे इतिहास को, अगर इतिहास के विद्यार्थी या राजनीति शास्त्र को देखेंगे पढ़ेंगे, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि लोकतंत्र का जो वो कह सकते हैं कि पूरा दृष्टिकोण है, पूरी जो आभा है लोकतंत्र की, जो पूरी परिपक्वता है जो है, वो पिछले हमको लगता है 70-80 साल में ज्यादा दिखाई पड़ता है आपको। अदरवाइज वही राजसत्ता चल रही थी, राजसत्ता का ही भाव था। लोकतंत्र भले भी चल रहा था यूरोप के कुछ देशों में, लेकिन राज सत्ता और ताकत की सत्ता ही सर्वश्रेष्ठ थी, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के यही है, कहने का मतलब है कि हम देखते हैं कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत क्यों आता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, इन लोगों ने क्रांति ला दी थी, ऐसा नहीं है। इन लोगों का मोटो एक ही था, मंजिल एक ही थी, रास्ते अलग हैं। जैसे 10 लोग निकलते हैं, यहां पे पहुंचना है, का नामक स्थान पे पहुंचना है, 4 लोग निकले लेकिन 4 रास्ते से पहुंच रहे हैं। कुछ लोग सीधे पहुंच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे घुमा के पहुंच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे 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 पहुंच रहे हैं। मंजिल सबकी वही है, पहुंचना कापे ही है, का यानी कि लोकतंत्र है। ठीक है, एक उदाहरण स्वरूप आपको मैं बता रहा हूं, ये लोकतंत्र है, ठीक है। और पहुंचने का रास्ता तमाम सारे ये सब लोग हैं, ये लोग अपने अपने रास्ते से, अपनी अपनी विचारधारा से, अपने अपने कलम की ताकत से, अपने अपने विचारों के प्रवाह से लोकतंत्र को विश्व में लाना चाहते हैं, खास करके यूरोप में जहां पे वो रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? अगर लोकतंत्र का मतलब देखा जाए तो लोगों का तंत्र, यानी कि एक ऐसा तंत्र जहां पे लोगों के लिए जीवन जीने का सबसे आसान तरीका माध्यम हो। माध्यम का क्या मतलब होता है? जैसे लॉक ने बताया है, जीवन, स्वतंत्रता, अधिकार। ठीक है, लॉक ने जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया है, जॉन लॉक ने, ठीक है, जॉन लॉक ने जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया है, वो यही दिया है कि उसमें किसी भी मनुष्य की स्वतंत्रता, जीवन और अधिकार की रक्षा की जाए। ठीक है, और कौन सी पुस्तक थी? 2 ट्रीटिजेस ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लिए हैं, जिससे कि बहुत टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि थोड़ा सा समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। नोट्स तो आपने बनाया है, समझने की जरूरत, एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों को ही सॉल्व करना परीक्षा निकालने की गारंटी नहीं है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी परीक्षा नहीं निकल सकती है। तो जब भी कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। तो देखते हैं सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। तो उसी परिप्रेक्ष्य में बल के सिद्धांत जब चल रहा था यूरोप में, तो उसी टाइम पे इन लोगों ने क्या किया कि बल, और मजे की बात यह है कि बल का जो सिद्धांत था, ठीक है, वो राज्य की दैवीय उत्पत्ति के साथ चल रहा था। बहुत सारे राजा थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भगवान का कोई मतलब नहीं। उसी टाइम पीरियड में 15वीं 16वीं सदी में यूरोप में, पूरे यूरोप में, अगर आपको पता ही है कि चर्च सर्वे सर्वा होता था। चर्च जिसको चाहता था उसको राजा बनाता था, जिसको चाहता था उतार देता था। चर्च के पास असीमित शक्ति थी, असीमित संपदा, यानी कि जबरदस्त धन था। एक प्रकार से चर्च जो है कंट्रोलिंग पावर रखता था किसी भी स्टेट के, किसी भी राजा का वो जो लगाम होता था वो चर्च के हाथों में होता था। कुछ राजा ऐसे हुए, जैसे ग्रेगरी 7 राजा हुआ था, उसने कहा कि हम चर्च को नहीं मानेंगे, सत्ता हमारी है, हमने सत्ता लिया है, खुद से हम शासन करेंगे। ऐसे कई सारे राजा हुए, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है, थोड़ी है। क्योंकि चर्च क्या होता था, वो एक प्रकार से पूरा, वो जैसे पूरा वायुमंडल नहीं होता है, आप देखिए उस वायुमंडल के नीचे सब लोग रह रहे हैं, आसमान देखते हैं ना, तो वो चर्च ने खुद को एक अपने देश का आसमान बना लिया था, वायुमंडल, उसी वायुमंडल में सब लोग सांस ले रहे थे, ऐसे चर्च हो गया था। तो
जो विवाद शुरू होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, जब कुछ राजा हुए, कुछ दार्शनिक हुए, ऐसे तमाम सारे दार्शनिक आए जिन्होंने लिखना शुरू किया, बताना शुरू किया, जागरूकता शुरू की कि नहीं नहीं, चर्च जो है वो सिर्फ हमको क्या कर रहा है, प्रताड़ित करने का काम करता है। चर्च को स्टेट यानी कि राज्य के मामलों में दखल ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि चर्च तो धर्म से संबंधित है। ठीक है, चर्च तो एक धार्मिक संस्था है, और धार्मिक संस्था को राज्य में इंटरफियर करने का क्या अधिकार बचा है। ठीक है, बेसिकली मैंने शुरू में भी कहा था कि कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, शुरू से लेकर आज तक वो धर्म का सहारा लेती ही लेती है। ठीक है, मार्क्सिज्म को अगर छोड़ दिया जाए, मार्क्सवादी विचार को छोड़ दिया जाए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितना भी एक प्रकार से तंत्र है, चाहे वो राजतंत्रात्मक हो, चाहे लोकतंत्रात्मक हो, चाहे गणतंत्रात्मक हो, लोकतंत्र में क्या है, धर्म शून्य होता है, धर्म की महत्ता नहीं होती है। ठीक है, धर्म से तटस्थ राज्य होती हैं, लेकिन व्यवहारिक में आपको भी पता है लोकतंत्र में कौन सरकार किस धर्म की तरफ झुकी हुई है, पूरी दुनिया में है। देखिए, किताबी ज्ञान, भाई किताबी तो हमको पढ़ना है, किताब से तो परीक्षा निकलनी है। व्यवहार में कोई भी सरकार किसी भी लोकतांत्रिक देश में, चाहे जितनी अच्छी निष्पक्ष सरकार हो, किसी न किसी धर्म की तरफ उसका झुकाव रहेगा ही रहेगा। अगर आप देखिए अमेरिका की जो सरकार है, सरकारें रहती हैं, उनका झुकाव किस धर्म की तरफ रहता है, इंग्लैंड है, मतलब ऐसे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं लोकतंत्र में रहते हुए भी हमको धर्म दिखाई पड़ता है, चारों तरफ दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि इन लोगों का कहना था कि चर्च का इंटरफेरेंस जो है, जो बार बार ये चर्च हमें रेगुलेट कर रहा है, नियामक संस्था बना है, इसको राज्य से बाहर जाना चाहिए, इसको अपने मामले में काम करना चाहिए, दखलंदाजी ठीक नहीं। धीरे धीरे इस विचारधारा को पनपाया और धीरे धीरे इन्होंने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत एक लाया, जो उदारवादी दृष्टिकोण का कह सकते हैं कि मजबूत स्तंभ है। बाद में मैकाइवर, हैरी पेज और वो हैरी पेज करें, हेनरी मैन, बजहार्ट आदि लोगों ने जो है उदारवादी दृष्टिकोण या उसी में कह सकते हैं ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का दिया जाके 18वीं 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। तो लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है पहले इन लोगों ने बना दी थी। अगर बात की जाए सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, तो हॉब्स पहला शख्स था जो अपनी किताब लेवायथन, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है हॉब्स की लेवायथन, जिसमें इन्होंने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत की थ्योरी दी। ठीक है, सामाजिक अनुबंध की थ्योरी दी और ये बताया कि प्राकृतिक दशा में, प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति एक दूसरे को मारने काटने में लगा हुआ है, शक्ति का दुरुपयोग होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, व्यक्ति स्वार्थी होता है, हिंसक होता है, बर्बर होता है, जंगली होता है। ऐसी स्थिति में उन सभी को रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए, राज्य चाहिए, स्टेट चाहिए, और हमें थोड़े थोड़े अपने अधिकार उसको दे देना चाहिए। ठीक है, मैंने पिछले भी क्लास में बताया था इस चीज को। कहने का ये मतलब है कि हमको अपने अधिकार दे देना चाहिए, क्योंकि आदमी स्वभाव से जंगली और बर्बर है, स्वार्थी है, निर्मम है। ये कोटेशन आता है हॉब्स का कि किसने ये कहा है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और निर्मम या जंगली या बर्बर है, तो इसको हॉब्स ने कहा है। और इसी में इन्होंने पूर्ण सत्तावाद की अवधारणा को बताया। पूर्ण सत्तावाद क्या है? पूर्ण सत्तावाद बेसिकली जब ये हॉब्स महोदय ये बताते हैं कि नहीं नहीं, हमें जो है एक राज्य की जरूरत है और हमको अपने अधिकार दे देने चाहिए, तो जो जिसको देने चाहिए यानी कि ये पूर्ण सत्तावाद, यानी कि असीमित शक्तियां उस स्टेट को दे रहे हैं, राज्य को दे रहे हैं। जो नियामक संस्था है, जो रेगुलेट करने वाली है हमको जो है, उसको ये असीमित शक्तियां दे रहे हैं, वो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए पूर्ण सत्तावाद कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल कि ए नाम की कोई राजनीतिक संस्था बनी है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे रहने वाले लोग हैं, इन्होंने अपनी शक्तियों को दे दिया है। अब ये पहली बार ये रेगुलेट हो गई, हमने अपने अधिकार दिए तभी तो राज्य का गठन होगा। किसी भी राज्य का जब गठन होता है तो उस राज्य को कौन चलाता है? राज्य तो एक सिंबॉलिक वर्ड है ना,
राज्य की अवधारणा होती है, लेकिन चलाने वाली तो एक रेगुलेटरी, एक नियामक संस्था होती है। जैसे हमारे यहाँ कौन चलाता है राज्य को? कौन चला? पार्टियां, राजनीतिक संगठन चलाते हैं। तो पूरी दुनिया में राजनीतिक संगठन ही न चलाएंगे। अब वो राजनीतिक संगठन को असीमित अधिकार मिल जाए, अगर असीमित अधिकार मिल जाए तब फिर क्या होगा? आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा। आपके अधिकारों का मतलब कह सकते हैं कि जमीन पे कुचल दिया जाएगा, कुछ बचेगा नहीं असीमित शक्ति देने पे। इसी को इन्होंने पूर्ण सत्तावाद कहा है। इन्होंने ये कहा तो है कि नहीं नहीं भाई, हमको कोई ना कोई एक ऐसा नियामक चाहिए, संगठन चाहिए, स्टेट में चाहिए जो हमें रेगुलेट करे, लेकिन इसको इन्होंने इतनी शक्ति देने की बात कही है कि जिससे पूर्ण सत्तावाद की संकल्पना को बल मिलता है या पुष्टि होती है। तो कुल मिला के इन्होंने कहा, फिर जॉन लॉक महोदय आए। इन्होंने कहा नहीं नहीं, इतनी ठीक बात नहीं है। इतना अगर किसी को दे दिया जाएगा तो वो पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा बिल्कुल से, वो आम आदमी का जीना मुहाल कर देगा। बेसिकली जॉन लॉक उदारवादी दृष्टिकोण के सबसे कह सकते हैं कि प्रमुख स्तंभ है। उदारवादी दृष्टिकोण या उदारवादी विचारधारा के ये एक प्रकार के अगुआ हैं जॉन लॉक। इन्हीं के विचारधारा का बाद में पूरे यूरोप में इतना, और अमेरिकी, फ्रांसी से हर जगह जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जॉन लॉक के विचारों का बहुत जबरदस्त आप असर देखेंगे। जॉन लॉक महोदय ने अपनी किताब टू ट्रीटिजेस ऑफ गवर्नमेंट, इनकी पुस्तक का नाम आप लिख लीजिएगा, टू ट्रीटिजेस ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया। बेसिकली मैंने कहा कि इनका जो सिद्धांत है वो उदारवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने कहा कि मनुष्य स्वभाव से क्या होता है? विवेकशील होता है। ये इनका बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है। मनुष्य स्वभाव से बहुत विवेकशील होता है और उसको प्राकृतिक दशा में रहने का बिल्कुल से अधिकार है, लेकिन हमको अपने अधिकार जिस संगठन को देना है, जिसके गठन के लिए हम अपने अधिकार सौंपेंगे, बहुत सीमित मात्रा में देना है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है? सीमित प्रभुसत्ताधारी। एक प्रकार से इन्होंने कहा हम भाई रेगुलेट तो होंगे, कोई ना कोई स्टेट चाहिए, हम अपने अधिकार दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपने अधिकार थोड़े देंगे हम, ठीक है? हम कोई आगे हमें मारपीट के चले जाए, हम कहां पे चले जाएंगे? कोई ना कोई ऐसा तो चाहिए ना। तो कुल मिला के इन्होंने सीमित सत्ताधारी की संकल्पना दी है, यानी कि सत्ता रहे, सत्ता में इनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके पास शक्तियां सीमित हों। ऐसा नहीं कि असीमित शक्ति लेके बिल्कुल पागल हो जाए। सीमित शक्ति के साथ वो हम पे शासन करे, हम शासन करवाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए इन्होंने ट्रस्टी या न्यास की संकल्पना दी है, न्यास या ट्रस्ट की बात की है। ये कुछ कुछ गांधी जी का जो न्यास ट्रस्ट है वो उसी ओर इशारा करता है, ठीक है? न्यास या ट्रस्ट की बात कही है। इसीलिए इनके इन विचारों को क्रांति के अधिकार, यानी कि क्रांति के लिए हर समय तैयार। अगर आपके कह सकते हैं अधिकारों का हनन हो रहा हो, यार अगर कोई नियामक संस्था आपके अधिकारों को छीन रही हो, तो हम बिल्कुल से अपने अधिकार वापस ले सकते हैं। उसके लिए अगर क्रांति का मतलब यह नहीं कि उठा के बिल्कुल से गोली बंदूक मारने लगे, वैचारिक क्रांति, ठीक है? कहीं कहीं शब्दों का मतलब समझिए। क्रांति का मतलब यहाँ पे वैचारिक क्रांति का मतलब है, क्योंकि ये उदारवादी विचारधारा से है, तो ये हिंसा के पक्षधर नहीं है, ठीक है? ये अहिंसा के पुजारी ये लोग हैं, ठीक है? तो कुल मिला के जॉन लॉक का जो सिद्धांत है वो इस ओर इशारा करता है, वो ये इस ओर बताता है कि जो सत्ता है उसके पास सीमित सत्ता हो, बहुत शक्ति ज्यादा ना हो। हमारे जो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा बना रहे, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो भी आए हमारा जीवन लेके चला जाए, हमें मार दे, पता लगा हम कहीं जा ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता सीमित होनी चाहिए, शक्ति सत्ता के हाथ में सीमित होनी चाहिए। तो ये 3-4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं, ठीक है? फिर आते हैं रूसो अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आता है नाम मतलब। फिर डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी,
इनकी दूसरी पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने एक प्रकार से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, पहली जो उनकी पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें इन्होंने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक है, चूंकि रूसो प्रकृतिवादी थे, प्रकृति से अनन्य प्रेम था इनको जो है, तो ये प्रकृति के इर्द गिर्द ही, नेचर के इर्द गिर्द ही अपनी सारी बात कहते हैं। ये इसीलिए इनके जो सिद्धांत है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, जो इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बात कही है, उसको हम एक दूसरे शब्दों में लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं। ठीक, अब रूसो जी का कहना क्या है कि नहीं, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, लेकिन भाई सीधी सी बात है कि हम अपने अधिकार दे तो दे रहे हैं, लेकिन खास करके संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार के लिए उन्होंने विशेष तौर पे कहा है कि संपत्ति का अधिकार तो हर व्यक्ति को रहना ही रहना चाहिए, मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि संपत्ति का अधिकार ना मिले। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि इन्होंने जो कहा है वो एक मायने में लॉक की बात को आगे ही बढ़ाया है, और 2 कदम इस मामले में इनसे है कि जहां ये पूर्ण सत्तावाद की बात करते हैं, यहाँ पे ये लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं, और ये यहाँ पे सीमित प्रभुसत्ता की बात करते हैं। तो हमारी संप्रभुता यानी कैसी हो, लोकप्रिय हो, यानी संप्रभुता का मतलब सीधा सा मतलब है, मैंने पहले बताया था सोवरेंटी का क्या मतलब होता है। हमारे जो अधिकार हैं, अधिकारों की रक्षा, यानी कि जो हमारे जीवन का है, रहने का, खाने का, पीने का, टहलने का, घूमने का, सोने का, कहीं पे जाने का, बात करने का, ये जो हमारे मानव जीवन के संपूर्ण अधिकार होते हैं, उसके अधिकारों में कटौती ना हो। संप्रभुता का सीधा सीधा अर्थ आप ये समझ लीजिए। ठीक है, जो शासन कर रहा है वो भी हमारी संप्रभुता पे आए दिन हाथ न डाले। इसीलिए हमारे यहाँ पे 12 से 35 संविधान में फंडामेंटल राइट दिया गया है। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से संप्रभुता समझाऊंगा। मोटा मोटा भी आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो जीवन जीने के सारे अधिकार हैं, और जो जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार है, ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं जीवन सीधे चले जा रहे हैं, कुछ कोई अधिकार नहीं। हमें जीवन जीने के लिए जितना अधिकार चाहिए वो सारे हमारे संप्रभुता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है। इन्हीं लोगों के सिद्धांत विचारों से आगे चल के क्रांति आती है। अमेरिका की चाहे क्रांति हो, चाहे इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति हो, या बाद में फ्रांस की क्रांति हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इनके आगे पीछे जो है दार्शनिक हुए जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। तो ये सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत इसलिए थोड़ा सा इतना डिस्कस किए, इतनी चर्चा की, क्योंकि ये जरूरी था एग्जाम में, ये समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सामाजिक द स्टेट में, इसलिए साथियों इसको मैंने आपसे चर्चा किया। फिर आता है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत। अभी अभी मैंने बताया था राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, ये कुल मिला के उदारवादी दृष्टिकोण है, उदारवादी विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है? ये जितने भी उदारवादी विचारक थे उन्होंने ये विचारधारा दी और अपने सिद्धांत दिए, जिसमें हेनरी मैन, बेजहार तथा MMR मैकाइवर, ये तीनों बहुत प्रसिद्ध हुए। खास करके मैकाइवर का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है वो बहुत विशेष है। ठीक है, इन्होंने अपनी किताब द मॉडर्न स्टेट जो 1926 में आई थी, उसमें उन्होंने राज्य का सिद्धांत, यानी कि एक राज्य के लिए क्या क्या जरूरी होता है, और 5 चीजें उन्होंने बताई थी कि एक स्टेट के निर्माण के लिए इतनी इतनी चीजें होनी चाहिए। जैसे स्वजन समूह है, किनशिप उसको बोला जाता है इंग्लिश में, किनशिप स्वजन समूह है, संपत्ति है, रीति रिवाज है, शक्ति है, नागरिकता है। ये 5 चीजें इन्होंने बताया कि एक राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, मैकाइवर का ये सिद्धांत है, यानी कि मैकाइवर ने ये 5 चीजें बताई हैं कि 5 जरूरी चीजें जिनसे राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, क्या क्या है? स्वजन समूह है पहला, दूसरा संपत्ति है, तीसरा रीति रिवाज है, चौथा शक्ति है, 5वां नागरिकता है। इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनता है हमारा राज्य। ये मैकाइवर ने बताया है अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में। ठीक है, इसी वजह से जो इन्होंने ये ऐसा सिद्धांत दिया है, तो इसमें
इनकी जो पूरी थ्योरी है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो जाके एंड में इस बात को बताता है कि जो सत्ता है, यानी कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको सेवा धर्मी राज्य होना चाहिए, यानी कि उसका भाव सेवा वाला रहना चाहिए, सर्विस, ठीक है, सर्विस फॉर पीपल होना चाहिए, यानी कि लोगों के लिए सेवा का भाव होना चाहिए। और वो भाव कैसे आएगा? जब इन 5 चीजों से मिलकर राज्य का निर्माण होगा, और जो राज्य होगा, यानी कि जो राजनीतिक संगठन उस देश को चलाने वाला होगा, उसके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर ये नहीं कि मालिक का भाव होना चाहिए, या कि कह सकते हैं कि बिल्कुल से वो राजा का भाव होना चाहिए, बिल्कुल से निरंकुश नहीं होना चाहिए। निरंकुश सत्ता को इन्होंने बिल्कुल से बाइकाट कर दिया है। जैसे निरंकुश सत्ता को ये भी बाइकाट करते हैं, ये भी बाइकाट करते हैं। निरंकुश सत्ता कुछ कुछ इन्होंने कह दिया है कि नहीं, सत्ता हो निरंकुश हो, जिसके पास असीमित अधिकार हो। निरंकुश राजतंत्र की ये बात नहीं करते हैं, ये लोग राजतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं लोकतंत्र के ही लिए। एक ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें प्राकृतिक जो अधिकार है मनुष्य के, वो दे दिए जाए, सत्ता हो लेकिन वो निरंकुश ना हो। इनका जो अगर देखेंगे तो पूर्ण सत्तावाद का इशारा कुछ कुछ निरंकुश सत्तावाद की ओर है। इनका है बिल्कुल से निरंकुश नहीं होना चाहिए, और मान लीजिए रूसों को तो बिल्कुल से होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आगे उदारवादी जो दृष्टिकोण है इन लोगों ने जो बताया है, उसमें सेवाधर्मी राज्य की संकल्पना, ये कोटेशन आता है, ये मैकाइवर ने दिया है, ठीक है। 5 चीजों से राज्य का निर्माण होता है, ये मैंने बता दिया है। हेनरी मेन का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, मैंने पिछली क्लास में बताया था पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। इन्होंने बताया है कि जो राज्य होना चाहिए उसका आभा कुल मिला के मंडल जो होना चाहिए, एक प्रकार से पितृसत्तात्मक की तरीके से होना चाहिए, यानी कि हमारे परिवार में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है, उसकी छत्र छाया में जितने भी लोग पलते बढ़ते रहते हैं, और वो जो क्रम चलता रहता है, उसी अनुसार पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण भी राज्य का भी होना चाहिए कुल मिला के। क्योंकि ये मानते हैं कि परिवार से समाज, समाज से राज्य का गठन होता है। अगर परिवार में पितृसत्तात्मक संकल्पना को ये देख रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो राज्य की भी तरफ जाएगा, क्योंकि परिवार से होके समाज, समाज से होके राज्य की तरफ जाएगा। तो इनका ये जो दृष्टिकोण है पितृसत्तात्मक, ये है, ठीक है। बहुत सारे और दार्शनिकों ने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन कुल मिला के ये जो मेन इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो साथियों ये रहा। बाकी इसके बाद जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण बचा है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में कुल मिला के ये जान लीजिए कि जो एंजल्स ने अपनी उनकी पुस्तक थी, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में कुछ है नहीं। कुल मिला के मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि राज्य का निर्माण जो हुआ है वो सिर्फ शोषण के लिए हुआ है। बेसिकली राज्य की कल्पना ही गलत है, राज्य होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही क्लास होना चाहिए, ठीक है। मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो ये कहती है कि जो शासन सत्ता होनी चाहिए वो बिना राज्य के